तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आईमेड फाउंडेशन में। और जैसा कि हम बोलते रहते हैं कि आपके कोर्सेज को कंप्लीट किया जाएगा, तो हम साइंस के पीछे तो लग चुके हैं, बट हम हिस्ट्री अपना कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और 2 वन शॉट आपको दिया जा चुका है और हम आए हैं आज चैप्टर 3 को लेकर, द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके पहले हमने आजादी की लड़ाई देखी। हमने देखा कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, और अब हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स जो हुए वो आखिर कैसे हुए। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स के आपको वन शॉट देते रहेंगे। हर संडे हिस्ट्री के वीडियोस के लिए ट्यून इन करें। वीक में एक हिस्ट्री का वीडियो आपको जरूर मिलेगा, और जैसे ही हिस्ट्री खत्म हो जाएगी विल मूव ऑन टू सिविक्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो कुछ ऐसे बहुत बड़े मूवमेंट्स थे, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं और इंडिया में ही खत्म भी हो गए एक तरीके से। सबसे पहला मूवमेंट जो है बच्चों, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है, एक शॉर्ट वीडियो बन चुकी है। बट आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए, उस समय जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में दो गुट डिवाइडेड थे, जो आपको चैप्टर 2 में बताया गया है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, जो इंडिया की आजादी की मशाल लेके सबसे आगे चल रहे थे, जिन्होंने सबके मन में ये डाला था कि हमें आजादी चाहिए। और वो सारे लोग बंगाल से ही बिलोंग कर रहे थे मोस्टली। तो इंडियंस तो वहां से प्रेरित हो रहे थे। बट ब्रिटिशर्स ने ये बात सोची कि अगर हम बंगाल को ही डिवाइड कर देंगे तो वहां पे लोग जो है वो आपस में ही लड़ेंगे और इंडिया की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। और एक बार इंडिया की तरफ उनका ध्यान जाना बंद हो गया तो हम ये आजादी की जो लड़ाई चल रही है, जो बकवास चल रही है उनके हिसाब से, उसे रोक सकते हैं। बट हुआ उसका उल्टा ही। और ऐसा ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनका बचपन से मानना था, बचपन से, कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज द बेस्ट। तो ये कहानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, क्यों हुआ और उससे क्या हुआ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सवाल आता है कि इसका कंसीक्वेंस कंसीक्वेंस भी हमने पढ़ रखा है। अब आता है सिग्निफिकेंस। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो थे, जो इंडिया में चल रहे थे, वो थे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, ये दो मूवमेंट थे, स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अभी तक जिसने ये सारी चीजें नहीं देखी है, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरी हिस्ट्री की, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट था उस वक्त जब पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था, रावलेट एक्ट चल रहा था। बच्चों, रावलेट एक्ट क्या है आप लोग को एक बार समझा देते हैं। रावलेट एक्ट में ये था कि कभी भी कहीं भी किसी को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज के। तो इसके कारण बहुत ढेर सारा दिक्कत हो रही थी लोगों को, स्कूल से बच्चों को स्कूल से, कॉलेजेस से ही डायरेक्ट ये लोग अरेस्ट कर ले रहे थे। तो वहां पे चलना स्टार्ट हुआ स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें लोगों ने कहा कि देखिए, बेसिकली किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है उसकी इकोनॉमी। और ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी को हम लोग फ्यूल कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? उनके चीजों को यूज करके। अभी भी ये चलता है, इंपोर्ट हम कराते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज को करता है। बट कोई भी सामान को हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो उस वक्त भी यही चल रहा था। तो प्रोमिनेंट जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश का, देश के सामान को यूज करिए। जैसे कि खादी के कपड़े थे, उन्होंने कहा खादी के कपड़े यूज करिए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा पर खादी के कपड़े यूज करिए। जो हमारे यहाँ की लोकल लोकल दुकानें हैं उनका इस्तेमाल करिए। तो स्वदेशी मूवमेंट बहुत तेजी से चरम सीमा पे था। इससे कहा कि इससे जो पैसा आएगा वो हमारे लोगों को आएगा, हमारे लोग जिनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनके पास पैसा आएगा। दूसरी बात इन्होंने बॉयकॉट की कही। बॉयकॉट में इन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रदेश के सामान है, जो भी ब्रिटिशर्स के सामान है, उनको बॉयकॉट करिए। और एक बहुत बड़ा कई जगहों पे बहुत बड़ा बड़ा बॉनफायर बना था, जहां पे लोगों ने पूरे ब्रिटिशर्स के सामान को, फॉरेन गुड्स को जला दिया था। और यही नहीं, शॉप्स की पिकेटिंग भी होती थी। शॉप्स की पिकेटिंग होती थी। शॉप्स की पिकेटिंग का मतलब, जो भी ऐसा कोई है इंसान इंडियन जो ब्रिटिशर्स के सामान को बेच रहा है, उसको लूट लेते थे लोग, या तो उसको बाहर कर देते थे। बाहर का मतलब उससे बातचीत बंद, सब कुछ बंद, उसके दुकान से कुछ नहीं खरीदा जाता था। और बात यहीं तक नहीं रुकी थी, बात यहां तक पहुंच गई थी कि जो बच्चे थे, जो लोग थे,
उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल भी छोड़ दिया था। कॉलेज और स्कूल जो है वो भी छोड़ दिया था पूरी तरीके से कि हम इनके कॉलेज या स्कूल में तो नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या क्या था, क्या सिग्निफिकेंस था इस स्वदेशी मूवमेंट का, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला तो ये मास पार्टिसिपेशन इसने अलाउ किया। देखिए हमारे जितने भी स्ट्रगल के मूवमेंट्स थे इनिशियल, वो फेल इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने मास पार्टिसिपेशन नहीं किया था। मास पार्टिसिपेशन का मतलब आपको पता है कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया में पॉपुलेशन हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है, बट जब तक हम मास को रिझाएंगे नहीं, मास हमारे पीछे नहीं आएगा, तब तक कोई भी नहीं होता है, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता। आजकल आप सुनते होंगे कि मैं मास का हीरो हूँ, ये पैन इंडिया फिल्म है, मैं मास का हीरो हूँ। मास का हीरो का मतलब जब ज्यादा लोगों को, कॉमन पीपल को पसंद आए। तो ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो था ये मास का मूवमेंट था। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पहले तक जितने मूवमेंट्स होते थे तो जो नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल थे, जो रोजी रोटी अपनी कमाते थे मेहनत से, उनको लगता था कि अरे यार ये तो अमीरों के चोचले हैं, उनको क्या ही दिक्कत होगी। बट इससे अमीर और गरीब इक्वली अफेक्टेड थे। तो यहाँ पे इन्होंने सोचा कि हाँ भाई हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अब इससे हम भी इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा इससे जो इंपॉर्टेंट चीज आई दैट वाज नेशनल यूनिटी। ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो था वो कहीं एक लोकलाइज्ड या रीजनल रीजन नहीं था, ना ही रीजनल जगह पे था। हर जगह पे, हर देश, मतलब हर स्टेट के, पूरे देश के लोग, हर एक छोटे से छोटे गांव, बड़े से बड़े शहर के लोग भी इसमें जुड़ गए थे। और एक ये स्टेट या फिर रीजनल मूवमेंट ना बन के एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आगे जाके हमें आजादी दिलाने में। एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। देखिए लोगों ने जब स्वदेशी और बॉयकॉट किया तो उन्हें सामान तो चाहिए था। मान लीजिए अगर हम किसी दुकान से सामान नहीं ले रहे हैं कि हमारी लड़ाई हो गई है, तुम्हारे यहाँ से राशन हम नहीं लेंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर राशन आना बंद हो जाएगा, राशन तो हमारे घर आएगा ही आएगा। तो इन्होंने वो जो सामान था, जो फॉरेन गुड्स नहीं ले रहे थे, वो कहीं से तो लेना पड़ेगा, और इन्होंने अपनाया किसको, स्वदेशी को। इन्होंने कहा कि हम अपने घर का सामान लेंगे, इंडिया से बना हुआ सामान लेंगे। तो इंडियन इंडस्ट्रीज को वापस से थोड़ा सा बूम मिला था, वापस से उनके पास पैसे आ चुके थे। नेशनल एजुकेशन डेवलप हो गया था। आपको बताया कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था, तो जो नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो वापस से रिवाइव हो रहे थे। और आपको स्टार्टिंग में हमने बोला कि किसी भी कंपनी की, किसी भी स्टेट की, किसी भी नेशन का जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन होता है, दैट इज इट्स इकोनॉमी। और ब्रिटिश गुड्स जब लोग खरीदना बंद कर दिए थे तो उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा था, क्योंकि जब कोई खरीद ही नहीं रहा है, इंपोर्ट करने का पैसा तो लग रहा है बट कोई खरीद नहीं रहा है, तो वापस पैसा नहीं जा रहा है। और इससे इंडियन आर्ट और कल्चर का रिवाइवल हुआ। आर्ट और कल्चर का रिवाइवल कैसे हुआ, अब लोग सामान अपने घर का लेना स्टार्ट किए। तो जो सामान हम ब्रिटिश से इंपोर्ट करवा रहे थे, मशीन से बना हुआ इंपोर्ट किया हुआ यूज कर रहे थे, जब सारे लोग इन्वॉल्व हो गए तो उन्होंने कहा थोड़ा महंगा खरीदेंगे पर इंडियन खरीदेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर जो पूरी तरीके से मशीनरी के आने से खराब हो चुका था, वो वापस से रिवाइव हो गया था। और यहां से आई पॉलिटिकल अवेकनिंग। आप एक तरीके से समझिए कि सब लोग थोड़ी 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 पावर दिए, और जो पॉलिटिक्स था इंडिया का, जो लग रहा था कि एकदम खत्म हो चुका है, क्योंकि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे, कांग्रेस में पार्टीशन हो चुका था, तो लोगों को लग रहा था कि अरे यार अब देश हमारा कैसे आजाद होगा, हमारे देश में हमें कौन सपोर्ट करेगा। तो कॉमन पीपल की ताकत से ये जो पॉलिटिक्स था, इंडियन पॉलिटिक्स था, ये वापस से जाग चुका था। अब यहां से कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू हुए। कौन कौन से, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसे वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्टार्ट किया था, और कई सारे फ्यूचर मूवमेंट्स भी यहां से स्टार्ट हुए थे। अब देखिए मुस्लिम लीग अगला आता है बच्चों। देखिए स्वदेशी बॉयकॉट इतना ही था, अगला आता है मुस्लिम लीग। इसी समय के दौरान 1906 में पार्टीशन के आसपास मुस्लिम लीग बन चुका था। अब मुस्लिम लीग बनने के कई सारे कारण थे, और इसमें ब्रिटिशर्स का भी हाथ था। ब्रिटिशर्स बहुत ही उकसा रहे थे कि आप मुस्लिम के लिए कुछ आपको बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी है कांग्रेस में हिंदू का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, अगर हम देंगे तो इंडिया में सारा रूल हिंदू करेंगे, मुस्लिम पीछे हो जाएंगे। और क्योंकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे बिलीव करते आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि देखिए बंगाल पार्टीशन तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम का नाटक करते हैं, और यहाँ पे फिर लड़ाई आपस में हो जाएगी, और वापस से
अपने देश को आजादी दिलाने में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले बना क्यों था, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टू प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए कांग्रेस तो भाई साहब सब कुछ समझ चुकी थी, कांग्रेस को भी इसीलिए बनाया गया था कि बेवकूफ बना सके, इंडिया के लोगों को दिखाएं कि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई है हमारे पास। बट फाइनली क्या हुआ, कांग्रेस को चीजें समझ में आने लगी, कांग्रेस के लोगों को चीजें समझ में आने लगी और उन्होंने बगावत कर दी। तो इनको एक लॉयल तबका चाहिए था, एक लॉयल ग्रुप चाहिए था इंडिया से, जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करे, ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रहे और कांग्रेस को अपोज कर सके। तो सबसे पहला रीजन जो मुस्लिम लीग बनाने का था वो यही था। दूसरा, टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स। इनको क्या लग रहा था कि अगर कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस में अधिकतर हिंदू है, तो मुस्लिम के कोई भी पॉलिटिकल राइट्स को सॉरी बच्चों, मुस्लिम के किसी भी पॉलिटिकल राइट्स को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, आगे नहीं रखा जाएगा, और अगर इंडिया आजाद होता है आगे चल के तो मुस्लिम्स पीछे रह जाएंगे, उनको ओवरलुक किया जाएगा। तो इसलिए भी इन्होंने मुस्लिम लीग बनाने का सोचा था। और टू प्रिवेंट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज, बाकी कम्युनिटीज के बीच झगड़ा करवा सकें, इसीलिए इन्होंने बनाया था। अब यहां पे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई, जहां पे हिंदू मुस्लिम का रिफ्ट दिखना चालू हुआ, जहां पे ये दिखना चालू हुआ कि भाई इसके पीछे तो कोई रीजन है, और वो था टू सिक्योर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, पर यहाँ पे इन्होंने माना कि जो इलेक्टोरेट्स हैं, जो वोटिंग राइट्स है, वो हिंदूज के लिए अलग होने चाहिए, मुस्लिम्स के लिए अलग होने चाहिए, हमें कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये इन्हें मिला भी मॉरली मिंटो रिफॉर्म से 1909 में। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर इनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और उसका परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। और ये इन्हें मॉरली मिंटो रिफॉर्म से मिल चुका था 1906 में। और अलग अलग काउंसिल में मुस्लिम के इंटरेस्ट को रखने के लिए कोई बंदा चाहिए था, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अगला इन्होंने नाटक क्या बताया था कि हमें क्या करना है भाई, मुस्लिम कल्चर और आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर सिर्फ हिंदूज रहेंगे, सिर्फ कांग्रेस रहेगा, तो वो हिंदूज डोमिनेंट पार्टी है, वो मुस्लिम के कल्चर पे ध्यान नहीं देगी, मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम कल्चर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने यही पॉइंट रखा कि भाई देखो हम इसीलिए मुस्लिम लीग बना रहे हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर पॉइंट रखना ही क्यों है, तो बच्चों पॉइंट रखने का रीजन ये था कि उस वक्त इंडिया आजाद नहीं था, और बड़े से बड़े लीडर ये चाहते थे कि हम अभी पहले इंडिया को आजादी दें और इन सब चीजों से अलग रहे। तो जब भी कुछ नया बनता था तो वहां बड़े बड़े लीडर्स रीजन पूछते थे, क्योंकि उन्हीं के सपोर्टर्स ज्यादा हुआ करते थे। ठीक, और लास्ट जो इन्होंने सही बात कह दी थी कि भाई साहब बना तो इसीलिए रहे, वो क्या था, काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस से फट रही थी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, तो भाई हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, कुछ मिलने ही नहीं वाला है। तो उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भी इन्होंने ये नाटक कर रखा था। और यहाँ पे खत्म होता है बच्चों आपका चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, सॉरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जल्दी मिलेंगे अगले वीक आपके चैप्टर नंबर 4 के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन जय श्री राम, बाय बाय।